नमस्कार। क्लास 10th के लिए आज के क्लास में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जब भारत में राष्ट्रवाद की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई या वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। एक एक करके कारणों पर चर्चा करें। तो सबसे पहला कारण जो हम इस पे लिखेंगे वह था भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो औपनिवेशिक नीति प्रारंभ की गई थी, उसी औपनिवेशिक नीति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के समाज, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था सभी का शोषण किया और इस शोषण के कारण भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध की एक भावना उत्पन्न हुई और इस विरोध की भावना ने सभी लोगों को एक साथ संगठित कर दिया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति के खिलाफ भारत के लोगों में जो विरोध का भाव उत्पन्न हुआ, उस विरोध ने लोगों को एकजुट किया और इस एकजुटता जो है आगे चल करके राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गई। यानी कि ये जो औपनिवेशिक शासन था, इस शासन का विरोध जो किया गया, यही जो है राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। तो औपनिवेशिक नीति के खिलाफ जो भारतीय लोगों के मन में विद्रोह की भावना आई, विरोध की भावना आई, यही विरोध की भावना के आधार पर लोग संगठित होते गए और एकत्रित होकर के राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना शुरू किए। इस राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने में अगर पहला कारण देखेंगे तो दूसरा कारण माना जाता है महात्मा गांधी की भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करने में और आगे बढ़ा करके ले जाने में महात्मा गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके मन में ये राष्ट्रवादी भावना पहली बार विकसित हुई कि किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद का बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण देशवासियों को संगठित करना अनिवार्य होगा और इसी कारण से उन्होंने सभी देशवासियों को मिला करके पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि महात्मा गांधी की भूमिका इस राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को संगठित करने, एकजुट करने और उसके बाद आंदोलन प्रारंभ करने की थी। तीसरा कारण के रूप में हम देखेंगे वह था प्रथम (1914 से लेकर के 1918 के बीच में भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ, उस आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में राजनीतिक और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार अपना अधिकांश खर्च डिफेंस के क्षेत्र में कर रही थी, जिसके कारण भारत सरकार के रक्षा व्यय में काफी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई और इस रक्षा व्यय की पूर्ति करने के लिए कर्ज लिए गए, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया, लोगों पर आयकर लगाया गया, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगी। और इसी बीच में लोगों की इच्छा के खिलाफ, भारतीय लोगों के इच्छा के खिलाफ भारत के मजदूरों को, भारत के किसानों को जबरन सेना में भर्ती करके युद्ध के मोर्चे पर भेजा जाने लगा, जिसके कारण भी लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। और इसी समय में जब मजदूरों को और किसानों को युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा था,
उसी समय भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, फसलें खराब हो गई, लोगों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया, मगर ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। स्थिति और भी भयानक तब हो गई जब इसी समय में लगभग 1920-1921 का समय था, जब भारत में फ्लू नामक बीमारी के कारण बड़े पैमाने पर महामारी फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया और इसका परिणाम क्या हुआ? भारतीय लोगों के मन में आया कि ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती हमें युद्ध में शामिल किया, युद्ध का हर्जाना भी हमें ही भरना पड़ा, नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ा। अब जब हमें आवश्यकता है ब्रिटिश सरकार की मदद की, तो ब्रिटिश सरकार हमें किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है और इस कारण भारतीय लोगों के मन में इस प्रकार की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भावनाएं विकसित होने लगी, जो कि आगे चल करके राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गई। और हमने आपको बताया महात्मा गांधी की भूमिका, जब लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाना चाहिए, उस विद्रोह को, उस विरोध की भावना को एक सही दिशा देने का काम महात्मा गांधी ने किया। आप सभी लोग जानते हैं, वकालत पास करने के बाद महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और वहां से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए। और जब गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए, भारत आए, तो भारत आने के बाद उन्होंने जो योजना बनाई सत्याग्रह के लिए, वह योजना थी सत्याग्रह की योजना। यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने के लिए महात्मा गांधी ने जो योजना बनाई, जो कार्यक्रम तैयार किया, उस कार्यक्रम को सत्याग्रह कहा गया। अब हम लोग इस सत्याग्रह पर चर्चा करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए, शब्द के अनुसार, तो इसे तो 2 शब्द बनते हैं। सत्याग्रह का एक सामान्य सा अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य की शक्ति को स्वीकार करने का आग्रह करना। गांधी ने सत्याग्रह के तहत बताया कि सत्याग्रह क्या है? एक शुद्ध सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मबल है, आंतरिक शक्ति है, और इस आंतरिक शक्ति में सत्य आत्मा का आधार होता है। और सत्याग्रह का जो माध्यम होता है, वह माध्यम होता है ऊपर क्लास में जाइए, ऊपर, ठीक है। तो ये माध्यम क्या होता है? सत्याग्रह। यानी कि अगर आप सत्याग्रही हैं तो इस परिस्थिति में आपको किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सत्याग्रह किसी प्रकार का शारीरिक बल नहीं है। यह सत्याग्रही जो होता है वह अपने शत्रु को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता है। वास्तव में सत्याग्रही व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर प्रहार करता है, मन में जो भावनाएं आती है उसको बदलने का प्रयास करती है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है वह अपने शत्रु, अपने दुश्मन, अपने विरोधी के आत्मा को झंझोड़ता है और उसे यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। विशेष रूप से अगर ब्रिटिश सरकार के अनुसार कहें तो उन्हें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य उन्होंने किया कि आपको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि भारत आपका स्थान नहीं है, और जब भारत आपका स्थान नहीं है तो आपको भारत छोड़ करके जाना होगा।
तो ये सारी बातें थी। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि सत्याग्रह में हमेशा आत्मबल की बात होती है, शारीरिक बल की बात नहीं होती है। और जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है, मानसिक रूप से शक्तिशाली या सशक्त होना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अहिंसा के माध्यम से अपने विरोधियों का बहिष्कार करेंगे, उस परिस्थिति में आपका शत्रु आपके ऊपर जो है दमन भी कर सकता है, आपके ऊपर अत्याचार भी कर सकता है। तो इनसे बचने के लिए आपके मन में एक आत्मबल होना चाहिए कि चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, हम अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, ना ही हम अहिंसा की भावना को छोड़ेंगे। और इसी तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। पहले उन्होंने प्रायोगिक तौर पे, प्रारंभिक तौर पे सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत की। 3 आंदोलन उन्होंने चलाए प्रारंभिक क्रम में। पहला 1916, दूसरा 1917, तीसरा 1918। अब 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 17 में खेड़ा सत्याग्रह और 18 में और ये तीनों जो है सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग कहलाते हैं। तो ये था गांधी जी का सत्याग्रह और इन्होंने इन 3 जगहों पर प्रयोग किया। 1916 में चंपारण में, 17 में खेड़ा में और 18 में अहमदाबाद में। और इन तीनों में उन्हें पूर्ण सफलता मिली। और इसके बाद महात्मा गांधी व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में की, जिसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।